वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को अंदर से बाहर अच्छे से समझेंगे और हम समझेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाइज काम कैसे करता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में। आपने जब चैट जीपीटी को देखा होगा, यानी चैट जीपीटी पे अगर आप गए होगे तो आपने कुछ इस तरह की स्क्रीन तो देखी ही होगी। आप जब स्क्रीन में जाते हैं और कोई भी चीज़ जब इससे पूछते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है कुछ इस तरीके से, राइट? कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। चैट जीपीटी से जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं उसको हम एक यूजर इंटरफेस के फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं। मतलब यूजर इंटरफेस मतलब एक इनपुट जिस पे हम कुछ पुट करते हैं, कुछ हम जिससे इंटरेक्ट करते हैं, उस यूआई पे हम कुछ चीज़ें डालते हैं। वो उस डेटा को लेता है और वो एपीआई से बैकएंड सर्वर में भेजता है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो हम जानते हैं कि जो डेटा को लेकर बैकएंड सर्वर में भेजता है कहीं दूर क्लाउड में, और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करके लाता है और इस रिस्पॉन्ड को फिर से हमारी स्क्रीन पे दिखा देता है और हम अपना आंसर देख पाते हैं। ये सिंपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी और वेब एप्लीकेशंस में हमेशा से यूज़ होते आया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो ये बैकएंड सर्वर है इसके पीछे एपीआई जो बनी है वो कैसे काम करती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो चैट जीपीटी को खास बनाता है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके कारण हमारी भाषा को समझ करके कंप्यूटर उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जो कि हम भी समझ पाते हैं और कंप्यूटर को भी समझ में आता है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि कंप्यूटर में जो भी चीज़ अभी चीज़ दिखाई जाती थी या की जाती थी, वो केवल और केवल कोडिंग के रूप में ही की जाती थी। मतलब हम केवल कंप्यूटर से कोड के फॉर्म में ही बात कर सकते थे। लेकिन अब हम ह्यूमन इंसानों की बात भाषा से बात कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं इसमें ये काम कैसे करता है। आप कभी भी कोई भी इनपुट डालते हैं, हमेशा जब भी कोई इनपुट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर की में और उसको आउटपुट दिया जाता है। कंप्यूटर हमेशा से इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट यही 3 स्टेप में चलता रहा है। कभी भी कंप्यूटर में आप कोई भी इनपुट देते हो, लाइक मैं माउस से यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये इनपुट ले रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट में मुझे वहाँ पे दिखा रहा है कि ये चीज़ सेलेक्ट हो रही है, राइट? इसी तरीके से अगर आप अपनी भाषा में किसी चीज़ को कंप्यूटर को बोलते हैं, तो कंप्यूटर आपका इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। अभी हम चैट जीपीटी में इनपुट में टेक्स्ट में कुछ इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। इसी तरह से अगर हम अपनी भाषा में किसी चीज़ को कंप्यूटर को बोलते हैं, तो वो कंप्यूटर उसको समझ जाता है। ये सबसे बड़ा और चैलेंजिंग और चेंजिंग फेज़ था कंप्यूटर की दुनिया में, जो चैट जीपीटी को इतना रिवॉल्यूशनरी और जो जिसको कहते हैं कि नया इन्वेंशन कर दिया है कंप्यूटर में, वो कहा गया। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण कंप्यूटर अब हमारी ह्यूमन भाषा को समझ पाता है। अब जब हमारी ह्यूमन भाषा को समझ पाता है और ह्यूमन भाषा से रिस्पॉन्ड कर पाता है, यही सबसे डिफरेंशिएटिंग चीज़ थी। लेकिन एलएलएम एक्चुअली है क्या? ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब नाम से ही समझ में आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब बहुत सारा डेटा, मतलब लैंग्वेज का जो डेटा है उससे ट्रेन कुछ मॉडल टाइप का समझ में आता है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा-सा डीप इसकी हिस्ट्री से। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक फाउंडेशन मॉडल की कैटेगरी से लिया गया है। फाउंडेशन मॉडल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खोज किया गया एक ऐसा मॉडल था, जिसको ऐसे ग्रुप किया गया था कि भैया कुछ ऐसे एआई मॉडल्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, जिसको अगर बहुत सारे डेटा से ट्रेन कर दिया जाए, तो उससे कुछ भी पूछो तो वो आंसर कर देता है। फाउंडेशन मॉडल की खास बात ये थी कि ये बहुत सारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से डेटा को ट्रेन किया गया था और इससे जब हम कुछ चीज़ पूछते थे, तो वो उसको आंसर करता था इन अ नेचुरल वे। तो जब ह्यूमन नेचुरल वे में कर रहा है, तो इसको हमने कह दिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट? अब इससे में इंटरैक्ट कैसे किया जाता था? जब इस फाउंडेशन मॉडल पे हम इंटरैक्ट करते थे, ये बहुत सारे डेटा से जब ये ट्रेन हो जाता था, तो उसको हम प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए इससे कोई भी चीज़ पूछते थे। प्रॉम्प्टिंग क्या है? वही क्वेश्चन करना, पूछना कि हम किस तरह से इसका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस वीडियो को आप एक्सेस कर रहे हो, तो आपने इंटरनेट पे सर्च किया होगा और आपने जब सर्च किया, तो वो बहुत सारे डेटाबेस से कुछ डेटा को निकाल के लाया और उसपे आपको ये वीडियो मिली होगी, राइट? या किसी दूसरे तरीके से दिखी होगी। प्रॉम्प्टिंग में यही होता है कि हम कुछ चीज़ पूछते हैं कंप्यूटर से और वो हमें बहुत सारे डेटा को एनालाइज़ करके हमारे भाषा में डेटा को आंसर करता है। जब हम प्रॉम्प्टिंग से इस तरह से देखा गया कि भैया अब जो ये मॉडल है, वो बहुत सारा इंसानों की जो नई चीज़ें हैं उसको खोज करके लाता है, तो इसको एक नई कैटेगरी में रख दिया गया, जिसको बोला गया जनरेटिव एआई। मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब डेटा को जनरेट कर पा रहा है, राइट? तो जब डेटा को जनरेट कर पा रहा है, तो इसके तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मतलब मैं इससे अब कुछ भी जनरेट करवा सकता हूँ। इसी तरह से एक नई चीज़ हुई कि भई जब इसको इस तरह से जब ये कुछ भी आंसर कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको और स्पेसिफिक आंसर कर पाएँ। तो जब हम इससे कोई स्पेसिफिक आंसर की खोज के लिए जब जानने लगे और उसके लिए ट्रेन करने लगे, तो उसको ट्यूनिंग कहा गया।
मतलब देखिए बहुत सारा डेटा है, अब उसमें से हमें कुछ चीज़ें ही चाहिए, मतलब कि हमको कोड ही चाहिए, हमको केवल इमेजेस ही चाहिए, हमको केवल वीडियोज़ ही चाहिए। तो हमने उस चीज़ों के लिए अब इसको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। जब इस तरह से मॉडल को ट्रेन करने लगा किया जाने लगा तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप से एआई मॉडल्स आने लगे। जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसमें चैट जीपीटी था, क्लॉडे है और बार्ड, इस तरह से बहुत सारे चैट मॉडल्स आए जिसमें से हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट चीज़ों को कन्वर्ट कर पाते थे। मतलब हम कुछ इनपुट से पूछते थे और वो बताने लगता था। फिर विजन मॉडल्स आए जैसे डैली 2 हो गया, अब तो वीडियो में भी आने लगे हैं। अब हम टेक्स्ट से इमेजेस जनरेट कर सकते थे डैली 2 में। अब एक और मॉडल आ चुके हैं जिसमें हम टेक्स्ट से वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी मॉडल उसी फाउंडेशन मॉडल की कैटेगरी में आया। फिर एक मॉडल है भैया कि हम कोड कोड भी कर सकते हैं, मतलब हमने कुछ लिखा और वो हमें कोड जनरेट करके दे देता है। तो जैसे कि गिटहब कोपायलट ने भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट किया, वो भी हमें ऐसे ही डेटा को देने लगा। फिर उसके बाद आया जेमिनी का टाइम। जेमिनी अभी तक का सबसे लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा डेटा से ट्रेन्ड, सबसे एडवांस मॉडल है, जो कि अब मल्टी मॉडल सपोर्ट करता है। मल्टी मॉडल मतलब टेक्स्ट, इमेज और वीडियो सब कुछ उसके अंदर डाल दो, तो वो उसको उसी तीनों फॉर्म में डेटा को आउटपुट भी दे सकता है। ये काफ़ी एडवांस मॉडल है, इसको जाकर के ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास मल्टी मॉडल्स हैं और जनरेटिव एआई काफ़ी स्ट्रेंथ चीज़ है। लेकिन भैया ये बताओ कि आखिर चैट जीपीटी यहाँ पे काम कैसे करता है? और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली एक्चुअली ट्रेन कैसे होता है, बनता कैसे है और इससे हम इंटरेक्ट कैसे कर पाते हैं? तो चलिए समझते हैं, अभी जिस हम चैट मॉडल की बात कर रहे हैं वो है चैट जीपीटी। चैट मतलब चैट करना, जीपीटी मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या है? तो ट्रांसफॉर्मर एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये भी एक तरीके का एआई मॉडल है जो कि हमें रैशनल, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल आउटपुट देने में मदद करता है। ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करते हैं, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये एक कंप्लीट वीडियो बना जा सकती है, इसको और डिटेल में समझा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में ही ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ थी और इसने बहुत सारा मतलब जो बेसिकली चैट जीपीटी को जो ग्राउंड ब्रेकिंग बनाता है, ह्यूमन बातों को समझ पाता है, वो केवल और केवल ट्रांसफॉर्मर के रूप में ही हो पाया। तो ये चैट जीपीटी में ट्रांसफॉर्मर का ओवरऑल हमेशा से यूज़ हुआ, जैसे कि ट्रेनिंग में भी और जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे भी। तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल ही इस चैट जीपीटी को यूनिक बनाता है, जिससे हम इससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं भैया चैट जीपीटी को ट्रेन कैसे किया गया और आखिर चैट जीपीटी आंसर कैसे कर पाता है। तो इसको एक एनालॉजी या बोल सकते हैं एक एग्जांपल के फॉर्म से समझ सकते हैं। तो पहले स्टेप पे जाते हैं कि देखो चैट जीपीटी को ना पहले ट्रेन किया गया। ट्रेन कैसे किया गया, एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपके पास एक छोटा सा बच्चा है। उस छोटे से बच्चे को आपने कोई सी भी चीज़ सिखाई, जैसे कि घर की चीज़ सिखाई। जब बच्चा 2 3 4 साल का होता है तो उसको घर की चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो बुक्स पढ़ता है, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, तो वहाँ से डेटा लाता है और वहाँ से चीज़ें सीखना स्टार्ट करता है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन में यही हुआ कि डेटा को इस तरह से ट्रेन किया गया कि इसमें से बहुत सारा इंटरनेट से डेटा लिया गया और भी जो अलग रिसोर्सेज थे जो ओपन एआई के पास थे, उनसे उन्होंने डेटा को ट्रेन किया और उसके साथ साथ ह्यूमन की कुछ सिमुलेशन भी ऐड किए, जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात कैसे करेगा, इस चीज़ का भी डेटा उसको दिया गया। अब इससे क्या हो गया कि एआई के पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक डेटा हो गया। अब इससे दो फायदे हो गए, एक तो कि भैया एआई को कॉन्टेक्स्ट मिल गया और दूसरी चीज़ की पैटर्न्स का भी फॉर्मेशन हो गया कि भैया अब बात कैसे करना है। यानी कि अगर एक यूज़र ए बी है, अगर उसको कुछ मैसेज करता है तो चैटबॉट को किस तरह से रिस्पॉन्ड देना रहेगा, ये दोनों चीज़ें इसको दे दी गई। कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा डेटा दे दिया गया। उनका कहना है कि हमने स्टार्टिंग में 7000 बुक कॉर्पस डेटा सेट का यूज़ किया, मतलब जो कि बहुत सारा डेटा था और उसके बाद हमने पैटर्न्स फॉर्म किए, जिसके बाद उनको एक जनरेटिव प्री ट्रेनिंग एक डेटाबेस की हो गई। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक मेमोरी बिल्ड हो गई, जिसके आगे ऊपर काम किया जाएगा। चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया कि जब ये डेटा बन गया हमारे पास कि भैया अब चैटबॉट जो है वो इस तरह से डेटा को रिस्पॉन्ड करेगा, उसको थोड़ा-सा फाइन ट्यून किया गया, जो कि एक बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ थी चैट जीपीटी के रूप में कि भैया देखो अब क्या है ना कि ये डेटा सही है या नहीं है, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो जब ये चीज़ को देखा गया तो भैया जब जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया गया कि भैया बताओ कि एटम क्या होता है? तो उसमें से 3, 4, 5 चीज़ें हैं कि भैया एटम जो है वो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन कौन-सी चीज़ें बहुत रेलेवेंट है हमारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, इसको जब ट्रेन किया गया, उसको हमने बोला सुपरवाइज़्ड लर्निंग। उसमें से हमने नंबर्स देना स्टार्ट किए कि भैया देखो एटम का जो अभी जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग एटम क्या है? एटम कहीं टेक्स्ट एडिटर तो नहीं बोल रहे हैं हम। एटम्स कहीं हम टिकटिंग की बात तो नहीं कर रहे। एटम हम किसी कंपनी के नाम की तो बात नहीं कर रहे। ये किसी एलिमेंट या एटॉमिक्स एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है। तो जो ज़्यादा रेलेवेंट है, उसको हमने सुपरवाइज़ किया, जिसमें ह्यूमन्स ने डायरेक्टली इंटरैक्ट किया एआई चैटबॉट के रिस्पॉन्स को और उसपे से बताया कि भई ये ज़्यादा चीज़ सबसे बेहतर है। अब क्या हुआ? दिक्कत तो ये है कि भैया जब बिलियंस ऑफ डेटा इसमें है तो इंसानों की बस की बात तो नहीं है, हम कितने इंसान लगा देंगे? 1 लगाएँगे, 2 लगा देंगे, 4 लगा देंगे।
इवोल्यूशन तो बहुत ज़रूरी है, इवैल्यूएट तो करना ही पड़ेगा, तभी डेटा सही से आएगा। तो क्या किया जाए? तो इसके बाद एक तीसरा स्टेप बनाया गया चैटजीपीटी पे, जिसको बोला गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज में ह्यूमन का इंटरेक्शन था, अनसुपरवाइज में ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं था। मतलब अब हमने क्या किया, हमने पता चल गया कि भाई इंसान इस तरह से बताते, तो हमने उनको भी ले लिया, इंसान का डेटा भी ले लिया, चैटबॉट का भी डेटा ले लिया। अब इसके ऊपर एक और कर दिया जिसको हमने बोला री इन्फोर्समेंट लर्निंग, सॉरी। और उस पे हमने ह्यूमन फीडबैक को ऐड कर दिया और उसके ऊपर हमने डेटा को ट्रेन किया। इससे क्या हुआ कि अब हमारा बहुत सारा डेटा जो अब तक का था वो सब कुछ ट्रेंड हो गया। मतलब हम इंटरनेट से जो भी चीज़ पूछते हैं ना, उसको भी हमने और ट्रेन कर दिया। और साथ में इसमें हमने एक चीज़ और ऐड कर दी जिसको हमने बोला पीपीओ। पीपीओ था प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा सा फैंसी टर्म है जो कि चैट जीपीटी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हो री लर्निंग का हिस्सा है, जिससे डेटा को और ज़्यादा फाइन टून कर दिया गया, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कौन सी चीज़ सही है और किस तरह से रिलेवेंसी देनी चाहिए, और डेटा को ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सिखाया गया है मतलब मॉडल को, ताकि ये जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर से आंसर कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ से पूछो कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, तो ये जो बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया है ये ह्यूमन के लिए सबके लिए बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। यहाँ पे यही जो पीपीओ की पॉलिसीज़ थी, जो चैट जीपीटी की पॉलिसीज़ थी, उसके अकॉर्डिंग इनको सब ट्रेन किया गया, चीज़ों को क्लियर किया गया और एक बहुत सही तरीके से जो यूज़फुल डेटा है उसको लोगों तक प्रेज़ेंट किया गया। जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, इसके बाद हमें जाकर के समझ में आया कि भैया जो हम अभी तक टाइम बात कर रहे थे ना कि ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब कहाँ पे आता है? तो भैया ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इन सभी चीज़ों के अंदर आप थोड़ा-थोड़ा सा देखेंगे तो वो सब में एम्बेडेड है, राइट? तो अभी आपने ये फ्लो जो समझ लिया, इससे आपको ये समझ में आ गया कि भैया ये जो पूरा का पूरा जो चैट जीपीटी मॉडल था, वो इस तरह से काम करता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव की बात है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियोज़ बनाई जा सकती है और इस वीडियो के ऊपर हम अलग से डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चैट जीपीटी पे जब हम कोई इनपुट डालते हैं, तो वो किस तरह से ट्रेन हुआ मॉडल और वो मॉडल ट्रेन होकर के हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। फिर वही सेम चीज़ होती है, आखिरी में हमारा पूरा डेटा ट्रेन हो गया, फिर वो बैकएंड सर्वर से एपीआई में एक हमने यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड किया और वो रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे कैप्चर करके उसको यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे सॉकेट डॉट आई यूज़ हुआ है कि वेब एपीआई यूज़ हुई हैं, क्या यूज़ हुआ है, वेब आरटीसी हुआ है, जीआरपीसी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटो ये था कि आपको ये समझ में आया कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और बताएं कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।